हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन यूनिट नंबर 2 यानी विलियन। ठीक है, अब बेटा सुनो ध्यान से। देखो इसमें हम लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे वो चल रही थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डेट मीन्स अणुसंख्यक गुणधर्म। इसी को डिस्कस कर रहे थे, है ना। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या कहते हैं इसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। अच्छा देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, समझा दिया था ना। अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलेय के मोलों की संख्या पर या विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कोई भी ऐसा गुण जो किस पर निर्भर करता है, जो विलेय मिलाया गया है ना किसी भी विलयन में, उस विलेय के या तो कणों की बात कर लो या फिर उसके मोलों की बात कर लो। कणों पर या मोलों पर निर्भर जो करते हैं वो सभी गुणधर्म कौन से कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। लास्ट क्लास में ये चीज़ हमने मेंशन कर ली थी, लिख भी लिया था। जैसे जैसे मोलों की संख्या या कणों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इन अणुसंख्यक गुणधर्म में भी वृद्धि होती है, यानी ये सीधे सीधे समानुपाती होते हैं उनके। ठीक, अब उसके बाद में आपको बताए थे कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म में टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 4। अच्छा कौन कौन से बताए थे बेटा। पहला तो था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड पॉइंट की बात की हमने, क्वथनांक में उन्नयन, है ना। थर्ड कौन सा पढ़ा था, हिमांक में अवनमन। एंड फोर्थ पॉइंट जो था परासरण दाब। टोटली 4 प्रॉपर्टीज थी जो अणुसंख्यक गुणधर्म में हमें पढ़नी है। ठीक है, केवल इनके नाम ही लिखवाए थे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया था हमने। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ में, जो है बेटा अणुसंख्यक गुणधर्म की, जिसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये भी बात मैं तुम्हें समझा चुका था कि 3 जो प्रॉपर्टीज है ना स्टार्टिंग की, ये तो विलायक के लिए आती है और लास्ट वाली है वो किसके लिए आती है, विलयन के लिए। मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसमें होता है, विलायक के होता है। कहने का अगर पूरा नाम लेना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, मतलब विलायक का क्वथनांक, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, अवनमन का मतलब होता है घटना, है ना। उन्नयन का मतलब तो होता है बढ़ना, अवनमन का मतलब होता है घटना या कमी होना। ठीक है, दूसरा पॉइंट विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हो गया विलायक के हिमांक में अवनमन। एंड फोर्थ हो जाएगा विलयन के परासरण दाब की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज में देख लेना, विलायक के बारे में 3 में डिस्कस कर रहे हैं, 1 में पूरे विलयन का गुण की बात कर रहे हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है हमको, कौन सा था पहला, तो हेडिंग डाल दो भाई पहले, है ना, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, इसमें लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, अवनमन का मतलब है कमी होना। ठीक है बेटा, इसको इस शॉर्टकट में RLVP भी लिख देते, इसलिए मैंने इस फुल फॉर्म को लिखा है ना, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। शॉर्ट में लिख देते हैं, इसलिए मैंने लिख दी फुल फॉर्म, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अब इसको ध्यान से सुनना आप। वाष्प दाब क्या होता है, ये चर्चा हम पहले कर चुके थे। उस कंडीशन में आपको ये बताया था बेटा
ये कोई इसमें यहाँ कोई विलायक होगा, ठीक है। अब इसमें हम कोई विलायक ले लेते हैं, अरे आ जाओ भाई, ठीक है भाई, ये लीजिए कोई विलायक पटक दिया हमने इसके अंदर, है ना। ओके, इस विलायक में अब हम कुछ और मिलाएंगे बेटा, कोई अलग विलेय मिलाएंगे। ये तो है अपने पास में विलायक, है ना। अब विलायक में हम मिलाते बेटा अवाष्पशील, या फिर डायरेक्ट इसको इस तरीके से देख लो, इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय। अरे ऐसा विलेय जो वाष्प नहीं बनाता, है ना, ऐसा विलेय जिसका कोई वाष्पदाब नहीं होता, उसका अपना खुद का वाष्पदाब शून्य होता है। अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या हो बेटा, जिसका वाष्पदाब कितना हो, जिसका वाष्पदाब कितना हो, 0, वो अवाष्पशील होता है। जिसके वाष्पदाब का मान कितना होता है, 0 होता है, वो अवाष्पशील होता है। लेकिन ये जो विलायक लिया है ना यहाँ, ये तो कैसा है बेटा, वाष्पशील है। वाष्पशील है तो इसका कोई वाष्पदाब भी होगा। तो वाष्पदाब जब शुद्ध अवस्था में, अभी अकेला है ना, इसमें कुछ मिक्स नहीं किया हमने, शुद्ध अवस्था में होता है, जब हम कैसे लिख देते हैं इसको, पी नोट लिख देते हैं, और नोट लगा देते हैं ना उसके साथ में, विलायक के साथ में नोट लगा दिया। नोट का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। पी नोट को क्या पढ़ोगे आप, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे, विलायक के साथ लिख रहा है तो विलायक का ही वाष्पदाब है ना, वो भी कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ना, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है पी नोट। इसका कोई वाष्पदाब होगा नहीं जिसको हमने मिलाया। तो अब आपके पास में बन गया एक सॉल्यूशन भाई, यहाँ एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, देखो ये पूरा विलयन जो भी था बन गया ना, ठीक। इस विलयन में और इसमें क्या, ये पूरा विलायक था और इसका नाम क्या है भाई, इसको क्या कहेंगे हम, विलयन। इसका वाष्पदाब पी नोट था, इस विलयन का वाष्पदाब हम मान लेते बेटा, इसका वाष्पदाब P से लिख देते हैं। इसको P नोट लिखा था क्योंकि शुद्ध अवस्था में था। और विलयन में कभी भी नोट मत लगाना, विलयन के अंदर कभी भी नोट नहीं आएगा, मतलब वो पूरे विलयन के अंदर की बात कर रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अच्छा ये बात सुनना आप ध्यान से, देखो अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा, इसके वाष्पदाब को वो कम कर देता है। क्या करें हम, कोई भी अवाष्पशील विलेय आप मिलाओगे ना, देखो किसी भी पदार्थ का कोई भी द्रव होगा ना, जब वो शुद्ध अवस्था में होता है तो उसका वाष्पदाब सबसे ज़्यादा होता है। शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब सबसे ज़्यादा रहता है, ये बात पहले भी बताई है आपको एक बार, है ना। क्या कह रहा हूँ मैं, लाइन को सुनना ध्यान से। कोई भी विलायक जब शुद्ध अवस्था में होगा तो वो अपना सबसे ज़्यादा वाष्पदाब रखता है, इससे ज़्यादा वाष्पदाब इस विलायक के लिए कभी हो नहीं सकता। फिर इसमें आप अवाष्पशील विलेय मिलाओगे तो उसके वाष्पदाब में होती है कमी, कितना मिलाओगे उसके हिसाब से कम होता जाएगा, और मिला दूंगा तो और कम हो जाएगा, और मिला दिया और ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब अवाष्पशील विलेय। तो देखो यही तो हमने कहा था कि ये जो निर्भर करता है ना, वो किस पे निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म, विलेय के कणों की संख्या पर। जितना विलेय आप इसमें मिलाते जाओगे उतना उसमें परिवर्तन होता जाएगा, है ना। अवाष्पशील विलेय मिलाया, वाष्पदाब में कमी होगी, कमी होगी। अब हमने फिक्स मान लिया, इतना घोलना था घोल दिया, इससे इसके वाष्पदाब में कम होकर के कितना पहुंच गया, P। तो अब आप यहां से क्या समझे कि अगर मैं बात करूं बेटा, एक तो वाष्पदाब में कमी कितनी हुई ये बताओ, ठीक है भाई। एक तो मैं बात कर रहा हूं वाष्पदाब में, वाष्पदाब में केवल कमी, कमी को मैं ऐसे लिख दूं अवनमन, वाष्पदाब में कमी, कितनी कमी हुई, पहले कितना था P नोट, अब कितना हो गया P। दोनों में से ज्यादा बड़ा मान कौन सा है, P नोट। शुद्ध अवस्था में सबसे ज्यादा रहता है, बाद में हमेशा कमी होता है, तो ज्यादा में से कम को घटा दिया, इतनी कमी हो गई। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 रहा होगा, अब 80 हो गया, तो 20 की कमी आ गई, 100 माइनस 80 ऐसे लिखेंगे ना, स्टार्टिंग में ज्यादा होगा बाद में कमी आएगी, इसलिए ये लिखेंगे। तो P नोट माइनस P का मतलब है वाष्पदाब में अवनमन। लेकिन हमने जो पढ़े ना पॉइंट, ये क्या है बेटा, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये आपेक्षिक अभी तक नहीं आया। अगर मुझे करना है ना वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक
अवनमन। तो कैसे लिखेंगे इसको, पी नॉट माइनस पी, ये तो आएगा, इतनी तो कमी हो रही है, पर किसके आपेक्षिक, मतलब किसी से तुलना करते हुए कर रहे हैं हम। किससे तुलना करेंगे, जो स्टार्टिंग में था उसी से तुलना कर रहे हैं। मतलब पी नॉट माइनस पी, ये तो इसका अंतर आया, ये किससे तुलना करते हुए, पी नॉट से तुलना करते हुए। इसको कहते हैं हम वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। केवल देखो एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों जगह से ही, है ना। अगर आपसे पूछ रहा है केवल वास्तव में अवनमन, देखो पहली बात तो वास्तव में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म में अगर पूछता है तो इन चारों के अलावा कोई भी नाम होगा वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वास्तव में अवनमन अनुसंख्यक गुण नहीं है, आपेक्षिक शब्द आना जरूरी है ना। वो कहेगा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन तो अनुसंख्यक गुण है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। सिमिलर मैं बोलूं क्या क्वथनांक अनुसंख्यक गुण है, आप बोलोगे नहीं, क्वथनांक नहीं, क्वथनांक में उन्नयन है ना, ये अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होगी ना वो अनुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक की बात करें, हिमांक डायरेक्टली अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, पर हिमांक में जो कमी होती है अवनमन वो अनुसंख्यक गुणधर्म है ना। तो इन नामों को ध्यान रखना। वास्तव में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन वास्तव में अवनमन, इस आपेक्षिक को हटा दूं तो वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल तो सकते हैं हम, इसलिए उस चीज को बता रहे हैं। भाई अनुसंख्यक गुणधर्म तो नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म तो ये, पहले उसका अंतर निकालो, और अंतर किसके सापेक्ष, जो स्टार्टिंग में था उसके सापेक्ष। इसको हम क्या कह रहे हैं, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इन्हीं से आगे के दोनों पॉइंट बनेंगे, हिमांक का और क्वथनांक का। क्या कहा था आपको, विलायक लिया, शुद्ध अवस्था में इसका वास्तव पी नोट था। जब किसी शुद्ध अवस्था वाले विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो इसका वास्तव कम हो जाता है, कम होकर के वो हो गया पी हो गया, क्योंकि विलयन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें अंतर कितने का आया, पी नोट में से पी घटा देंगे वो अंतर, इस अंतर को तो कहते हैं वास्तव में अवनमन, जो कमी हुई। और अगर बात करें वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, तो स्टार्टिंग में था उससे तुलना करते हुए निकालते हैं। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब सुनिएगा बेटा, देखो इन चीजों को भाई हम वापस से रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है हमने, क्या क्या नहीं पढ़ा अभी तक। देखिए स्टार्टिंग में वास्तव कितना था, पी नोट, यही रहा है ना, ठीक है। बाद में कितना हो गया, पूरे विलयन में पी हो गया। कैसे करते हैं इसको, अब सुनो, देखो भाई वास्तव जब निकालते हैं ना हम तो पी निकालते हैं, पी बराबर क्या होता है, पी नोट, जैसे हम है ना, जैसे दो मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है किसी विलयन के अंदर, है ना, ठीक है। एक तो बेटा मैं इसके शुद्ध अवस्था में लिख देता हूँ, शुद्ध अवस्था में इसका वास्तव तो हो जाएगा पी नोट ए, इसका वास्तव हो जाएगा पी नोट बी। और विलयन के अंदर, विलयन में वास्तव को कैसे लिखोगे, इसका पी ए लिखोगे, इसका पी बी लिखोगे। इनके मोल अंश को भी लिख देता हूं मैं साथ के साथ, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जो भी है ना, इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक्स ए, इसको क्या लिखोगे, एक्स बी। समझ गए ना, सारी चीज आपके सामने है ना, ठीक है। ये दोनों तो क्या दिए बेटा, वास्तव, ये दोनों तो क्या थे, वास्तव। शुद्ध अवस्था में पी ए नोट पी बी नोट, विलयन के अंदर पी ए और पी बी, ठीक है। और मोल अंश के रूप में एक्स ए और एक्स बी। ये बात पता है तुमने, जो वाष्प मिलाया है ना वो कैसा था, अवाष्पशील। अवाष्पशील है मतलब ये तो हो गया हमारे पास, पहला वाला तो हमेशा क्या होता है भाई विलायक, और दूसरा वाला क्या होता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको तो क्या कर दिया बेटा, पी बी नोट तो क्या हो जाएगा, विलय। जो विलय मिला रहे हैं वो तो कैसा है भाई, अवाष्पशील है। भाई हमने ये तो कहा था विलय कैसा है, अवाष्पशील है, तो इसका वास्तव क्या आएगा, जीरो, है ना। तो शुद्ध अवस्था में जब विलय ही अवाष्पशील है तो काय का वास्तव बनेगा। तो इस पीबी की तो बात करनी नहीं है आपको, सारा का सारा जो झंझट है वो किसकी वजह से होगा, पीए की वजह से। हम क्या जानते हैं बेटा, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर ऐसा होता है, पी ए नोट एक्स ए पी बी नोट एक्स बी, सही है क्या, ठीक है। इसमें आपको पता है पी बी नोट कितना है ना, तो मैं इसमें लिख देता हूं, क्योंकि विलय क्या है भाई, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील के लिए वास्तव कितना आता है, जीरो होगा। तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो,
क्या बचेगा, P बराबर क्या बचेगा, PA0 XA। सही है क्या यहाँ तक? ओके, हमको पता है बेटा XA प्लस XB क्या जानते हैं हम, है ना, ठीक है, मोल अंश XA प्लस XB, इनका मान कितना आता है, 1 आता है। यहाँ कौन है, XA, XA का मान निकाल लो 1 माइनस XB, है ना। इस मान को जैसे कुछ नाम दे दो, इसको समीकरण 1, है ना। तो XA का मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। XA का मान यहाँ रख दो भाई, इसमें उठा के, यहाँ क्या हो जाएगा, P बराबर PA0, यहाँ तक सही है क्या, P बराबर PA0 और XA की जगह क्या लिख दोगे, 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, सही है ना यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसा करते हैं भाई, इस PA को तो इधर उठा लाते हैं, डिवाइड में आ जाएगा ना, ठीक। भाई आपको करना क्या है बेटा, देखो विलियन है ना, विलियन में से वो माइनस ही तो करना था, हमको एग्जैक्ट जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू किसकी निकालनी है, P0 में से P। भाई देखो वैसे क्या है बेटा, ये विलायक है, विलायक में आप चाहो तो A लिख सकते हो क्योंकि AB के रूप में हम लिख रहे हैं। तो ये विलायक का कौन सा था, ये था, विलायक का कौन सा था, ये था। सबके साथ A लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो A और B के रूप में समझने में दिक्कत नहीं आएगी ना। बाकी हालांकि आप डायरेक्ट समझ जाओ, P0 लिख लो, उसको क्या परेशानी है अपने को ना, ठीक है। पर ध्यान रखना होता किसका है, विलायक का होता है बस। अब लिखो कुछ भी आपकी मर्जी है, B लिख दो, C लिख दो, D लिख दो, कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक। हमको क्या करना है बेटा, PA0 में से P घटाना है। क्या करना है बेटा, PA0 में से P घटाना है। तो अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको गुणा कर लो यहाँ तो जो आ रहा है, और दूसरी तरफ पहुँचा देते हैं। भाई ऐसा करते हैं ना, P अपॉन में लिया इसको 1 माइनस XB, सही है क्या। ऐसा करो, XB का मान निकालते हैं, तो XB को तो इस तरफ ले आता हूँ मैं, है ना, या फिर इस 1 को इधर ले जाओ, एक ही बात है, कैसे कर लो। तो देखो P अपॉन PA0 ये हो गया। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ अकेला XB रखना चाहता हूँ, तो ये माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो 1 इधर आके किसका होगा, भाई वैसे तो माइनस का होता, माइनस वाला आप किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये वाला किसका है, प्लस का, जो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर भाई साइन चेंज करूँगा तो ऐसे ही होगा ना, मतलब डायरेक्टली अगर आप ऐसे नहीं समझो तो माइनस माइनस प्लस ऐसा ही तो होगा, सब चेंज करोगे जब ऐसे होगा। तो XB तो यहाँ रख दिया, ये -1 इधर आके प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। सही है क्या यहाँ तक, एलसीएम ले लो इसका, भाई XB का मान निकाल लेना, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ पहुंचा दिया ना। तो ये एलसीएम तो क्या हो गया, PA0, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, PA0 माइनस P, इधर क्या बच गया, XB। देखो यहाँ तक की बात समझ में आएगी भाई, समझ में आ गई ना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास बनता है, ये याद रखना है ये, ठीक है, क्योंकि हमको पता था PA0 माइनस P अपॉन PA0, PA0 माइनस P अपॉन PA0, इसको क्या नाम दिया था हमने, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन जब भी निकालना तो XB के रूप में निकाल के रख दो, समझ गए क्या। वो किसके बराबर होगा, XB। XB कौन है, XB क्या है भाई, मोल अंश है, किसका मोल अंश है, विलेय का। तो विलेय पे तो निर्भर कर रहा है, हमने स्टार्टिंग में ये कहा था अणुसंख्या गुणधर्म विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो वो इसी पे निर्भर कर रहा है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे, देखो यहां से अब इसमें आगे और देखते हैं। ऐसे करो बेटा, इस XB का, ये तो याद रखना बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, है ना, ठीक। आगे क्या करें हम, XB कैसे निकालते हैं, XB जरा बताओगे क्या आप, PA0 माइनस P अपॉन PA0, XB कैसे निकालते हैं, NB, अरे मोल के रूप में निकालते हैं ना, NB बटा Na प्लस NB, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अरे मेरे को XA निकालना होता तो Na ऊपर लिख देता, नीचे ही होगा था, मोल अंश ऐसे निकाला था हमने, ठीक है, ठीक। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, सब पे लागू होगा। लेकिन सुनो ध्यान से, ये कब लिख रहे हैं, यदि विलयन तनु है तो, यदि विलयन कैसा है बेटा, तनु, तनु है मतलब बहुत ज्यादा पानी और उसमें थोड़ा सा विलय मिलाया आपने, कोई दूसरी चीज मिलाई है जो,
है कि नहीं। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ सारे के सारे अणु, ज्यादातर अणु है ना वो किसके होंगे, विलायक के होंगे। विलय तो बहुत कम मिलाया है उसमें, तो ऐसा हो सकता है कि बेटा इसमें Na का मान Nb से बहुत ज्यादा हो जाता है। भाई जब विलयन तनु है तो विलायक बहुत ज्यादा होंगे, विलय बहुत मामूली सा होगा। कई बार क्वेश्चन में लिख देता है कि यदि विलयन तनु है तो समझ जाओ कि पूरा इस तरीके से ना पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, हम क्या कर देंगे Na का मान बहुत ज्यादा है Nb से, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस Nb को तो नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो, इसको तो काउंट ही मत करो, है ना। Na का मान जब Nb से बहुत ज्यादा है तो इस Nb को तो मैं छोड़ सकता हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा भाई, इसको लिखेंगे Pa0 माइनस P अपॉन Pa0 बराबर, ऊपर तो Nb आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन ये Nb जैसे मतलब हुआ क्या कि इसका मान लो 10,000 है और ये 1 है, भाई 10,000 विलायक के अंदर एक विलय घोल दिया हमने, समझ रहे हो। 10,000 विलायक में एक मोल किसका घोल दिया हमने, विलय का, तो नाम मात्र का है। आप चाहो तो उसको 10,000 प्लस 1 लिख करके 10,001 लिखोगे, फिर 10,001 का भाग दोगे तो उससे मतलब क्या है, वो 10,000 का दे लो डायरेक्ट, उससे अच्छा तो भाई पॉइंटों में थोड़ा सा ही तो वेरिएशन आएगा। तो वो चीज़ समझ रहे हैं हम कि विलयन अगर तनु होता है ना तो हम इसको छोड़ देते हैं कि इसमें जोड़ के फिर भाग देंगे, उससे अच्छा इसको हटाए दो, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं Na, ठीक। इस Nb को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कब केस बता रहे हैं बेटा, इस केस को कब पढ़ रहे हैं हम, जब विलयन कैसा हो, अरे जब विलयन कैसा हो, तनु। ये सभी जगह लगेगा, ये वाला केस है ना, ये तो सभी विलयनों पर लगेगा, लेकिन ये वाला किस पे लगेगा, केवल और केवल तनु विलयन पर। अगर विलयन तनु है तो उसको देखना है, अदरवाइज आपको तो याद यही रखना है ना भाई, याद यही रखो हमेशा। फिर इस xb का मान निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में गलती से लिख दे तनु विलयन है तो Nb को छोड़ दो, Nb बट्टा Na डायरेक्ट लिख दो, है ना, बस इतना सा है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। याद रखने वाला फॉर्मूला बेटा ये है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। ऐसे तो इस फॉर्मूले को आगे भी हम चेंज कर सकते थे कि इसके मोल है ना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला आपको पता है, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, सही है क्या, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसे तो Pa0 माइनस P अपॉन Pa0 बराबर Nb कैसे लिखूंगा बेटा, WB बट्टा MB, सही है ना। नीचे वाला Na कैसे लिखूंगा, WA बट्टा MA, ये संख्या क्रॉस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो इसको ऐसा कर सकता हूँ Pa0 माइनस P अपॉन Pa0 बराबर, ऊपर तो WB है, ये MB नीचे आ गया, ठीक है, और MA जाके ऊपर गुणा होगा और नीचे WA रह गया। बताओ भाई ये बात समझ में आई क्या, है ना। लेकिन ये भी कब लागू होगा, क्योंकि ये तनु के लिए पढ़ रहे हैं तो तनु पे ही। बाकी अगर आपको तनु या सांद्र का पता नहीं है ना तो आंख बंद करके इस फॉर्मूले को लगाओ, सब जगह लागू होगा, है ना। ये लिख दिया मैंने इसका कि ये सभी विलयनों पर क्या होता है, लागू होता है। लेकिन ये जो केस पढ़ रहे हैं ना ये कहाँ लागू होगा, केवल तनु विलयन पर। अगर तनु है तो Nb को छोड़ देते हैं, ऊपर वाला तो रखेंगे, ये जुड़ रहा है इसलिए इसको हटा रहे हैं, बाकी वो तो अपने आप में अकेला ही, उसको ही हटा दूंगा तो बचेगा ही क्या, मान ही नहीं निकलेगा, ठीक। तो ये इस तरीके से निकल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी ना, ओके चलिए लिखो। हाँ भाई लिखिए ना, जब शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है।
विलायक के वाष्पदाब में कमी आती है। विलायक के वाष्पदाब में हुई कमी को विलायक के वाष्पदाब में हुई कमी को वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। तथा वाष्पदाब में कमी को शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष वाष्पदाब में कमी को शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष ज्ञात किया जाए शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो इसे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। हो गया तक? ठीक है। अब पहले तो इस चीज को लिखते हैं अपन, है ना, ये जो लिखा है ना इसको, तो सबको ऐसे कैसे लिख लेते हैं बेटा? लिखो, मतलब अलग अलग लाइन में लिखना। पहली लाइन में लिखो, माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब बराबर, माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब बराबर कितना होगा? PA नोट, बराबर करके लिख देना बेटा, PA नोट। PP नोट लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अवाष्पशील है इसलिए, है ना। ठीक है, पहली बात हो गई। फिर दूसरा लिखते हैं, विलयन का वाष्पदाब बराबर विलयन का वाष्पदाब बराबर कितना लिखेंगे? P। P से लिखा था ना अपन टोटल विलयन का, तो विलयन का वाष्पदाब बराबर P, ओनली P, है ना। ठीक है, पूरे विलयन का तो P से लिखते हैं, है ना, जो मिला करके निकलता है दोनों को। ठीक, उसके बाद लिखो, विलयन में A का मोल अंश बराबर, विलयन में A का मोल अंश बराबर XA, XA। ऐसे अगली लाइन में लिख दो, विलयन में B का मोल अंश बराबर करके लिख देना XB। समझ गए ना? मतलब बस ये चीज बताइए, मैंने जो लिखा था ना यहाँ, उस चीज को आपको लैंग्वेज में लिखवा दिया। ठीक, अच्छा, अब इसको लिख लेते हैं बेटा। तो वाष्पदाब में अवनमन तो क्या होता है? PA नोट माइनस P, मतलब विलायक में से विलयन का घटा देंगे। तो पहले तो ये लिख दो, तो वाष्पदाब में अवनमन बराबर ये होता है, तथा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ये होता है ना। दोनों पॉइंट लिख दो। वाष्पदाब में अवनमन तो होता है PA नोट माइनस P, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है PA नोट माइनस P अपॉन PA नोट। मतलब एग्जाम में देख लेना, वाष्पदाब में अवनमन पूछ रहा है तो इस चीज का मान निकालना पड़ेगा आपको, और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पूछ रहा है तो इस पूरे का मान निकालना पड़ेगा आपको। इस पूरे का मान हमने देखा था XB के बराबर आया था,
मतलब वास्तव में आपेक्षिक अवनमन पूछे तो आपको एक्स का मान निकालना है, कुल मिलाकर के बात है। एक्स का जो मान होगा वही वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है, लेकिन केवल बोल रहा है वास्तव में अवनमन निकालो, तो यही होगा अवनमन। तो ये क्या होगा, ये तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से पूरे मान देखने पड़ेंगे हमको, समझ गए ना। ठीक है, अब यहां से लिखना स्टार्ट कर दो राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से पूरा ऐसे ऐसे लिख देना बेटा। बस एक चीज इधर सुन लो, ये जो लिखो ना फॉर्मूला, इसके बाद लिख देना ये सूत्र सभी विलयनों पर लागू होता है ना। और इसमें लिख देना ये केवल तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, बाकी पूरा ऐसे कैसे लिख लो। अब जिसका जितना छूट गया उसको कवर कर लेना बेटा, हो ना। तुम जिस दिन नहीं आते उस दिन क्या रिकॉर्डिंग देखते हो क्या? नहीं देखते ना, कैसे समझ में आएगा फिर चैप्टर? क्या कह रहे हो? नहीं, लिखने में बेटा, समझने में थोड़ा सा पढ़ा करो, कुल मिला के बात ये है ना। जिस दिन मान लो नहीं भी आना हो ना, उस दिन देखा करो क्लास को कम से कम। और नहीं आने का मतलब ये नहीं कि छुट्टी करके बैठ जाओ, कोई वास्तव में कोई कारण है तो ही छुट्टी करो, बाकी तो बचो उस छुट्टी से। रेगुलर आओगे ना तब भी बहुत कुछ सीख करके ही जाओगे। हो गया?
ठीक है भाई। देखो भैया ना, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो तो यही है ना, मतलब यही ज़्यादा काम में आएगा। लेकिन इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ मैंने लिखवाई है, बाकी तो आप इसी से बना लो ना, उसको ज़रूरत पड़े तो ये याद रखो, इसी से बना लो जो भी ज़रूरत पड़ रही है आगे ना। भाई एक्सबी का फॉर्मूला सबको पता है, एक्सबी का फॉर्मूला लिख दो। लिख रहा है कि उसमें तनु है तो एन बी को हटा दो, एन बी बटा एन ए बच जाएगा। ये है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बेटे देखो सुनो, अभी जो हमने निकाला ना वो किसके सापेक्ष निकाला, पी ए नोट के सापेक्ष। लेकिन मान लो अगर वो विलियन के सापेक्ष पूछ ले तो, यदि वास्तव में जो अवनमन निकाल रहे हैं विलियन के वास्तव के सापेक्ष ज्ञात करें, है ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा, वास्तव में जो अवनमन वो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, विलियन के वास्तव के सापेक्ष। मतलब अवनमन का मतलब तो क्या था, ये तो हमको समझ में आया था, पी ए नोट माइनस पी, ये रहेगा ना भाई। ये तो क्या रहेगा बेटा, पी ए नोट माइनस पी। लेकिन डिवाइड में पी ए नोट नहीं आएगा, विलियन के सापेक्ष बात कर रहा हूँ, मतलब पी ये आना चाहिए। इसका मान हम निकालना चाह रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई ना, क्या निकालना चाह रहे हैं हम, है ना। एग्जैक्टली इस चीज़ की कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अगर कुछ नहीं कह रहा तो उसी की बात कर रहा होगा, आंख बंद करके उसी को करो पूरे को, है ना, ठीक है। लेकिन मान लो विलियन के सापेक्ष पूछ ले, तब क्या करना पड़ेगा। तो देखो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ से लाते हैं भाई। यहाँ तक तो लिख दिया था हमने, एक्स भी होता है ये, और एक्स बी को भी ओपन करके एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखा था। मतलब मैं यहीं से लिख देता बेटा, देखो हम जानते हैं अब क्या जानते हैं वो लिख देते हैं, पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट। ये जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, एक्स बी के, सही है ना। अच्छा तो एक्स बी को ओपन करके कैसे लिखेंगे भाई, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तनु विलियन की बात नहीं कर रहा मैं डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है उसी की बात कर रहा हूँ। तनु लेता तो एन बी को गायब कर दूंगा, एन बी बटा एन रह जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ बेटा, मैं इसको दोनों तरफ से पलट देता हूँ, इसको अंश को हर बना देता हूँ, हर को अंश बना देता हूँ ना। डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर दोनों को चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पी ए नोट तो ऊपर निकल गया, पी ए नोट, और ऊपर वाली डिजिट नीचे आ गई, पी ए नोट माइनस पी। सिमिलर इधर भी चेंज होगा, एन बी एन ए प्लस एन बी तो ऊपर चला गया और एन भी आ गया नीचे। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ऐसा कर रहे हैं, इसके आगे एन बी को इन दोनों के साथ अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, पी ए नोट अपॉन में पी ए नोट माइनस पी। एन बी को मैं एन ए के साथ भी लिख रहा हूँ, एन ए बटा एन बी, बीच में प्लस का साइन है वो लगा दिया। एन बी के साथ भी लिख रहा हूँ, एन बी बटा एन बी। बेटा सामने ध्यान दो, ठीक है था। ये तो कट के कितना हो गया 1, है ना। बाकी सारी टर्म्स ऐसे कैसे रहेगी, मतलब पी ए नोट अपॉन में पी ए नोट माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, सॉरी एन ए अपॉन में एन बी, और प्लस में कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इस 1 को मैं बराबर के इस तरफ ला रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा। अरे 1 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। पी ए नोट माइनस पी माइनस 1, और उधर क्या बच गया, एन ए अपॉन एन बी। इसका एलसीएम ले ले दोनों, है ना, ठीक है। तो ये भाई डिवाइड एक मान के ये टर्म तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पी ए नोट बीच में माइनस है तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अरे ये माइनस था ना बीच में, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। और डिवाइड में एलसीएम में तो यही आएगा, पी ए नोट माइनस पी, और इधर की तरफ से यही बच रहा है एन ए अपॉन में एन बी, ठीक है। कुछ कट रहा है जो देख लो भाई, क्या क्या कट रहा है, सही था ना। इधर ये काटा था हमने ना, ठीक है।
तो इधर क्या बच गया, P अपॉन पी ए नोट माइनस पी एन ए अपॉन एन बी, सही है क्या? ठीक है, अब वापस जो हमने स्टार्टिंग में चेंज किया था ना, लास्ट में फिर से चेंज कर देते हैं। देखो आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो निकल के आ जाएगी। क्या बेटा? कौन सा माइनस का पी और प्लस का पी? कौन सा वाला? एक तो ये प्लस का पी है और ये माइनस पी। यहीं से खींच के 4 टिके मारूंगा। ऐसे कटती है क्या टर्म्स? बेटा ये नीचे प्लस माइनस हो रही है, कैसे काट देगा उसके साथ? वेरी गुड। देखो जैसे मान लो मैं एक टर्म्स लिख देता हूँ वैसे, है ना, ये 6 है, सही है, और मान लो इसको मैं लिख देता हूँ बेटा, अच्छा 6 + 6, मतलब इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या आएगा? काट दे बेटा, इसको काट दे, एक तो है ना, है एक तो काट देते अपन, क्यों काट रहे थे यहाँ तू पी से पी को? अच्छा चिन्ह उल्टा करोगे इसका, है चिन्ह उल्टा करना है क्या इसमें? क्या बात करता है यार तू, मैथ है ना तेरे पास कि बायोलॉजी है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है इधर देख लो, कोई बात नहीं, है ना, इतना सब। तो यहाँ बात समझ में आई? अरे ऊपर नीचे नहीं कटती ऐसे टर्म्स, है ना, जब प्लस माइनस में होती है तो पूरी वैल्यू निकल के तब कटेगी, साथ में होती है तो काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, ये वैल्यू निकल के आ गई क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट वाली को वापस उल्टा कर दो जो कह ना, तो यही निकल के आ जाएगी, ये होगी पी ए नोट माइनस पी और पी नीचे आ गया, सही है, और इधर क्या हो जाएगा, एन भी ऊपर चला गया और एन ए नीचे आ गया। यही तो निकालना था आपको, है ना। अच्छा ये क्या तनु विलयन के लिए अप्लाई है क्या? तनु विलयन कहीं किया था क्या हमने बीच में? कहीं नहीं किया, ये तनु विलयन नहीं किया, ये किस पे अप्लाई है भाई? सभी विलयनों पर। देखो ये इससे पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, जिसमें भी क्या आया था बेटा, यहाँ एन बी अपॉन एन ए, है ना। देखो पी ए नोट माइनस पी डिवाइड में पी ए नोट था, लेकिन इसका मान एन बी अपॉन एन ए कब हुआ था? जब तनु विलयन था। और अब हमने क्या किया, पी ए नोट माइनस पी अपॉन में पी ए नोट नहीं है, ओनली पी है, क्योंकि हमको विलयन के हिसाब के सापेक्ष निकालना था। तो ये भी एन बी अपॉन एन ही है, लेकिन ये सभी विलयन पर अप्लाई है, वो केवल तनु विलयन पर था, ये केवल सभी विलयन पर। तो ये एक अलग से डेरिवेशन आ जाता है बेटा, हालांकि आपकी 12th क्लास में नहीं है पर आगे काम में आ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया, है ना। 12th के रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसी को करोगे जो आपने पढ़ा था ना पहले, बस उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिख लो और इस पर लिख देना एक्स्ट्रा पॉइंट, है ना, अपना इसका 12th से लेना देना नहीं है। इससे ये कैसा है, ये समझ में आ गया था ना, चेंज कर दिया था इसको, है ना। लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, अगर बाद में भूल जाओ तो उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो। और ऐसे ऊपर नीचे पी मत काटा करो, काट दोगे तो भरोसा ही नहीं है। कैसे मत बोल दियो कल के जाए कि इस पी से इस पी को काट दो, सर नोट ऊपर रह जाएगा, ए नीचे रह जाएगा, उसको तो रख लो, है ना। अब उतना कर दिया तो ये भी कर ही सकते हो। छब्बीस बेटा 2 का आंसर कितना आता है बेटा?
13। ऐसे थोड़ी करोगे 2 से 2 काट के 6 ले आएंगे आंसर, नहीं ना सर। 2 से 2 उड़ा दो, बच गया 6 आंसर। आ जाए तो आ जाए, कौन सी छोटी बात, गणित तो ऐसी चलती। हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हूँ मैंने, बिल्कुल छोटा सा, ये 1 लाइन का ही। बाकी तो इसके न्यूमेरिकल तो अभी बाद में करेंगे एक साथ ही, उसको छोड़ रखा है मैं। लिखो भाई। ट्वेल्थ के एग्जाम पढ़ के जब इसको कोई ज़रूरत नहीं बेटा छोड़ सकते हो आप, है ना, बस अपने अकॉर्डिंग जानकारी में रख लेना। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर डायरेक्ट भी याद रख लो तो इसको याद रख लेना कि P के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो NB/N ही आता है। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो बेटा। वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी क्यों होती है? वाष्प दाब में कमी क्यों होती है? भाई सुनो, ये अणु है, ये सारे बेटा है ना विलायक के, अभी सारे वाष्पशील है, विलायक के अणु है ना, ठीक है। अब जो भी आप टेम्परेचर दोगे इसको, ठीक है, जो टेम्परेचर दिया हुआ, विलायक मतलब सॉल्वेंट है ना, विलायक है ना, ठीक है। क्या कह रहा हूं बेटा, टेम्परेचर दिया आपने, विलायक के अणु यहाँ से भाप बन के निकलेंगे, गैस बन के निकलेंगे, गैस बन के निकल गए, वो गैस के अणु, मैं मान लो इस कंटेनर को बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, गैस के अणु इकट्ठा होंगे यहाँ, गैस के अणु जो इकट्ठा हुए वो इसकी सतह पर क्या दर डालेंगे, दाब लगाएंगे, तो वाष्प दाब रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ और मिला रहे हैं, है ना, जो क्या मिलाया हमने, ये क्या है भाई, सॉल्यूट विलेय, है ना, भाई ये तो कैसा है, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, ये कैसा है अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल विलेय यानी अवाष्पशील विलेय हमने इसमें मिला दिया। अब इससे क्या होगा बेटा, इसका जो टेम्परेचर था उसको ये भी तो अणु एब्जॉर्ब करेंगे। पहले मानो जिस ताप पर यहाँ से 50 अणु ऊपर जा रहे होंगे, उसमें से अब 50 में से कुछ अणु तो इसके हो जाएंगे विलेय के, जो उस ताप को अवशोषित कर लेंगे। मतलब अब पूरे इसके 50 अणु को थोड़ी जाने देंगे ऊपर, अब विलायक के कम अणु तो ऊपर जा पाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, वापस से सुन लेना बेटा, कि स्टार्टिंग में जब मैंने इसको नहीं मिलाया तब तो सारा का सारा ताप जा करके सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणुओं को ऊपर भेज रहा था, गैस के रूप में बना रहा था। मैंने एग्जाम्पल मान लिया कि 50 अणु यहाँ से इस ताप पर, कोई भी एक ताप होगा उस पर जा रहे थे ऊपर गैस के रूप में,
उन 50 अणुओं की वजह से उस पर दाब लग रहा था, तो उसका वाष्प दाब था कुछ। अब उसके बाद की बात करें हमने, इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी अवाष्पशील विलेय। जैसे ही हमने इसको ऐड किया होगा बेटा, अब पहले जो 50 अणु गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, अब वो 50 अणु नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से कुछ अणु तो 2, 4, 5 अणु तो विलेय के आ जाएंगे, विलेय अवशोषित कर लेगा, तो 50 की जगह 45 अणु रह जाएंगे इसके, तो बाकी 5 अणु इसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे। और ये है अवाष्पशील, ये गैस में कन्वर्ट होगा नहीं, ये यहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि जितने अणु पहले यहाँ जा रहे थे उससे अब कम अणु जाएंगे, यानी इसके अणुओं की यहाँ से छोड़ने की प्रवृत्ति, इनके पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। विलायक के अणुओं की इस विलयन में से छोड़ करके ऊपर गैस के रूप में परिवर्तित होने की जो प्रवृत्ति वो कम हो गई। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, इससे अब भाई अणु कम जाएंगे तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी क्या होगा, कम ही होगा। ठीक, तो इस चीज को लिखना है, लिखो, क्योंकि बस लाइन एक ही लाइन का आंसर, लेकिन समझाना पूरा था। क्योंकि विलायक के अणुओं के पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसका कारण प्रति इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर विलायक के अणु कम होना है। प्रति इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल पर विलायक के अणु कम होना है। पहले उसके अंदर 50 अणु आ रहे थे, अब वो 50 की 45 आएंगे, कुछ विलेय के हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात थी बेटा, है ना। इस वजह से उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। बाकी और तो सारे डिटेल से हमने डिस्कस कर ही लिया था, सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होगी। ठीक, ओके, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन टॉपिक खत्म किया हमने। अगली क्लास में क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों को ही डिस्कस कर लेंगे ना। ठीक है, थैंक यू।